गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, श्री राम टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर की विद्युत वाहक बल समीकरण। दोस्तों, विद्युत वाहक बल समीकरण में हमने क्या देखा था कि क्या उसका कार्य सिद्धांत होता है, किस तरह से उसके अंदर ईएमएफ जनरेट होता है, और उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी हमने बात की थी, कुछ प्रश्न के बारे में भी बात की थी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, डीसी जनरेटरों के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं कि डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं, डीसी जनरेटर किस तरह से वर्क करते हैं, अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है इन सभी डीसी जनरेटरों को, उसके बारे में हम लोग आपके सामने डिस्कस करेंगे। दोस्तों, टाइप्स की अगर बात की जाए तो आपको अच्छी तरह पता है कि कहीं भी ईएमएफ जनरेट करना है या विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना है तो आप लोगों को दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। कहीं पर भी अगर आप ईएमएफ जनरेट करना चाहोगे तो आप लोगों को दो चीज़ों की मूलतः आवश्यकता होगी। पहली आवश्यकता होगी फ्लक्स की। जहाँ पर फ्लक्स जनरेट किया जाता है उस भाग को कहते हैं फील्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों? फील्ड। और दूसरी जो आवश्यकता होती है वो आवश्यकता होती है दोस्तों कंडक्टर की। जिस भाग पर कंडक्टर लगाया जाता है उस भाग को हम कहते हैं चालक वाइंडिंग या कंडक्टर वाइंडिंग, इसे कहते हैं हम फील्ड वाइंडिंग। ये दोनों वाइंडिंग्स, इनमें से किसी एक भाग को रोटेट रखा जाता है और दूसरे भाग को घूर्णमान रखा जाता है, अर्थात इनके बीच में क्या होनी चाहिए? मोशन, अर्थात इनके बीच में क्या होनी चाहिए? गति। ध्यान रखना, फ्लक्स होना भी अनिवार्य है, कंडक्टर होना भी अनिवार्य है और उनके बीच में गति होना भी अनिवार्य है, अर्थात उनके बीच में मोशन होना भी अनिवार्य है। अगर फ्लक्स है, कंडक्टर है, लेकिन उनके बीच में मोशन नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या देखोगे? ईएमएफ जनरेट नहीं हो पाता है। मोशन होना जरूरी है, ध्यान रखना। कोई जनरेटर है जिसके अंदर फील्ड जनरेट कर दिया हम लोगों ने, लेकिन अगर उसको घुमाएंगे नहीं, उस आर्मेचर को रोटेट नहीं करेंगे या कंडक्टर को रोटेट नहीं करेंगे, दोस्तों ऐसा भी कोई कंपलसरी नहीं है कि कंडक्टर ही रोटेट हो, फील्ड भी रोटेट हो सकता है। आप जनरेटर के केसेज में अगर बात करते हैं तो मोस्टली देखा जाए तो फील्ड को रोटेट रखा जाता है, कंडक्टर को स्थिर रखा जाता है। जहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जहाँ पर धारा उत्पन्न होती है उस भाग को कहा जाता है कंडक्टर, और जहाँ पर फ्लक्स उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है फील्ड। आप समझ में रहे हैं? वो वाइंडिंग, मान के चलो स्टेटर के अंदर जो वाइंडिंग की गई है उसके अंदर फ्लक्स उत्पन्न किया आप लोगों ने, या उसको फील्ड वाइंडिंग कहेंगे। और अगर आर्मेचर के ऊपर जो वाइंडिंग की है उसके अंदर धारा उत्पन्न हुई है, उस फ्लक्स को काटकर जो हमारा स्टेटर से उत्पन्न हुआ है तो उसे कहेंगे हम कंडक्टर वाइंडिंग। क्या कहेंगे दोस्तों? कंडक्टर वाइंडिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा कंडक्टर वाइंडिंग क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग क्या होती है। फील्ड वाइंडिंग वो होती है जहाँ पर फ्लक्स उत्पन्न किया जाता है, और कंडक्टर वाइंडिंग वो होती है जहाँ पर धारा उत्पन्न की जाती है। दोनों के बीच कोई गति होगी, सापेक्ष गति होगी, तभी जाके, अर्थात फ्लक्स कटना चाहिए कंडक्टर से। अब कैसे कटेगा? रोटेट होगा तभी कटेगा, या फ्लक्स रोटेट होगा तब कटेगा। तो एक चीज को रोटेट रखा जाता है, दूसरे को इस तरह का। अब फ्लक्स कहां से उत्पन्न किया गया है? फ्लक्स कहां से आया है? फ्लक्स कहां से उत्पन्न किया गया है? देखो, फ्लक्स या तो परमानेंट मैग्नेट से उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि आपको पता है चुंबक से ही उत्पन्न होगा, या ये इलेक्ट्रोमैग्नेट से उत्पन्न होता हो सकता है, जिसे कहते हैं विद्युत चुंबक। क्या नहीं? अगर ये विद्युत चुंबक से उत्पन्न हो रहा है, या तो स्थायी मैग्नेट लगा दिया। सपोज कर लो ये एक मैग्नेट है स्थायी, यहाँ पर ये एन पोल है, यहाँ पर एस पोल है। यहाँ से अगर फ्लक्स इधर से इधर मूव हो रहा है और यहाँ पर किसी कंडक्टर को यदि रोटेट किया जाए, किसी कंडक्टर को यदि घुमाया जाए तो कंडक्टर फ्लक्स को काटेगा, सिंपल सी बात है। और इसके अंदर क्या उत्पन्न होगा? ईएमएफ। मैंने पहले भी समझा चुका हूँ, जो बच्चे नए हैं चैनल पर वो पुराने वीडियो को एक बार देखो और समझें इन सारी चीज़ों को। VLV साइन थीटा के अनुसार ईएमएफ डेवलप होगा या नहीं होगा। लेकिन परमानेंट मैग्नेट होगा
तो ऐसी कंडीशन में तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, परमानेंट मैग्नेट होने की कंडीशन में क्या हो जाएगा, परमानेंट मैग्नेट होने की कंडीशन में फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा मैग्नेट से और कंडक्टर उस फ्लक्स को काट देगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट होने की कंडीशन में इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ से उत्पन्न किया गया, इस बात के आधार पर भी हम लोग कई भागों में डिवाइड कर देते हैं किसको, हमारे जनरेटर को। कैसे डिवाइड कर देते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस आपके सामने करने वाले हैं। डिवाइड कहाँ से फ्लक्स को जनरेट किया गया है, कैसे फ्लक्स को जनरेट किया गया है, इसके आधार पर हम लोग इन डीसी जनरेटरों को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। देखो आप लोगों को सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट आप लोगों को बनाना है, विद्युत चुम्बक आप लोगों को बनाना है, तो उसके अंदर विद्युत देनी पड़ेगी। और विद्युत कहाँ से दोगे आप लोग, किसी एनर्जी सोर्स से, समझ रहे हो, एक्सटर्नल सोर्स लगाओगे, एक्सटर्नल मतलब बाहरी स्रोत लगाओगे। कोई बाहरी सोर्स अगर लगाते हो आप लोग, बाहरी सोर्स लगाते हो अर्थात पृथक से कोई स्रोत लगाते हो, तो वो अलग प्रकार का जनरेटर कहलाएगा। कभी कभार क्या होता है कि जो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करता है, आप लोगों को पता है ये आर्मेचर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई, आर्मेचर के अंदर मान के चलो 10 एम्पियर की जनरेट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई फील्ड वाइंडिंग जहां से फ्लक्स उत्पन्न करना है उसमें से मान के चलो 1 एम्पियर की इधर गई, बाकी की 9 एम्पियर कहाँ मिल जाएगी हमें, लोड पर। तो यहाँ पर मैंने किसी आउटर सोर्स का प्रयोग नहीं किया है, यहाँ पर क्या किया है, फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, जहाँ पर फ्लक्स उत्पन्न होता है, इसे फील्ड वाइंडिंग कह सकते हैं, जहाँ से फ्लक्स उत्पन्न होगा। वहाँ हमने क्या किया है कि आर्मेचर से जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई है, आर्मेचर से जो विद्युत धारा उत्पन्न हुई है, उसी विद्युत धारा को हम लोगों ने क्या किया है, फील्ड वाइंडिंग को देकर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर रहे हैं हम लोग, यानी फ्लक्स उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, पहले फ्लक्स उत्पन्न होगा तभी जाके आर्मेचर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो सकती है। पहले फ्लक्स उत्पन्न होगा तभी जाके आर्मेचर के अंदर क्या उत्पन्न हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो सकती है। पहले फ्लक्स का अनिवार्य है। तो ऐसी के सर इस तरह के जो जनरेटर होते हैं उन्हें बोलते हैं सेल्फ एक्साइटिंग जनरेटर, यह और हिंदी में कहते हैं स्व उत्तेजित जनित्र। क्या कहते हैं दोस्तों, स्व उत्तेजित जनित्र। ऐसे जनरेटर को क्या बोला जाता है, सेल्फ एक्साइटिंग जनरेटर या स्व उत्तेजित जनित्र। इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि आप फील्ड को कहां से उत्तेजित करोगे, आप फील्ड को कैसे उत्तेजित करोगे, ये देखने वाली बातें आती हैं कि फील्ड को एक्साइट कैसे किया जाएगा, उत्तेजित कैसे किया जाएगा। आर्मेचर से मिलेगी तो फील्ड, हमारी फील्ड के लिए इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, लेकिन अब पहले फील्ड डेवलप होगा तभी तो आर्मेचर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारा जो स्टेटर भाग होता है और जो आर्मेचर भाग होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। दोस्तों सिलिकॉन स्टील का क्यों बना होता है, इसके पीछे भी एक रीजन है। सिलिकॉन स्टील का इसलिए बनाते हैं हम लोग ताकि सिलिकॉन स्टील के अंदर रिड्यूस फ्लक्स, जिसे कहते हैं हम अवशिष्ट चुंबक, क्या कहते हैं, अवशिष्ट चुंबक धारण करने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। वो क्या करता है, कुछ मैग्नेट गुण को अपने अंदर क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। और वो मैग्नेट गुण को जब स्टोर कर लेगा, अर्थात जैसे परमानेंट मैग्नेट बन जाता है, आप ये कह सकते हो। उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा आलपिन को किसी परमानेंट मैग्नेट से चिपकाया जाए और परमानेंट मैग्नेट से चिपकाकर हम लोगों ने आलपिन को बाहर उससे निकाला, तो हम क्या देखते हैं, आलपिन के अंदर कुछ मैग्नेट गुण उपस्थित रह जाता है। मैग्नेट गुण कुछ समय के लिए बचा रह जाता है। इस मैग्नेट गुण जो बचा रह जाता है, ये मैग्नेट गुण जो बचा रह जाता है, यही कहलाता है अवशिष्ट चुंबक। क्या कहलाता है दोस्तों, अवशिष्ट चुंबक या रिड्यूस फ्लक्स, जिसे बोलते हैं रिड्यूस फ्लक्स। तो हम लोग इसीलिए सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं ताकि वो आर्मेचर या स्टेटर के अंदर कुछ अवशिष्ट चुंबक बचा रहे, और वो अवशिष्ट चुंबक जो बचा रहेगा वही यहाँ से रिड्यूस फ्लक्स क्या करेगा, फ्लक्स निकालेगा, और फ्लक्स निकालते उसी फ्लक्स से आर्मेचर को घुमाने पर ईएमएफ डेवलप होगा। उसी फ्लक्स के कारण आर्मेचर को घुमाने पर क्या डेवलप होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा, और वही ईएमएफ से धारा जो निकलेगी वही को हम लोग वापस रिटर्न देते हैं, और फ्लक्स फील्ड ज़्यादा डेवलप होता है, और इस तरह से हमारा क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होने लगती है। ध्यान रखना, ऐसे जनरेटर जो स्व उत्तेजित जनरेटर होते हैं उनके आर्मेचर में पहले से ही या फील्ड वाइंडिंग फील्ड में पहले से रिड्यूस फ्लक्स होता है।
अपशिष्ट चुंबक होता है, उसी से ही हमारा स्टार्टिंग के टाइम पर ईएमएफ डेवलप होता है। ध्यान रखना, ईएमएफ डेवलप करना है तो क्या चाहिए आप लोगों को, फ्लक्स। फ्लक्स को काटकर ही ईएमएफ डेवलप होगा। तो स्टार्टिंग में फ्लक्स कहाँ से आएगा, अवशिष्ट चुंबक के कारण। किसके कारण आएगा, अवशिष्ट चुंबक के कारण। कुछ तो इस प्रकार के होते हैं, उन्हें कहते हैं स्वयं उत्तेजित जनित्र। क्या कहते हैं, स्वयं उत्तेजित जनित्र। एक तरीका और था दोस्तों, एक तरीका ये था कि इस ऐसा ना करके मैं इस फील्ड वाइंडिंग को किसी बाहरी स्रोत द्वारा क्या दे देता, विद्युत धारा दे देता। आउटर सोर्स द्वारा अगर विद्युत धारा दे देता तो पृथक से एक स्रोत आप लोगों को यहां पर लगाया गया है, तो वो जनरेटर कहलाता पृथक उत्तेजित जनरेटर। सपोज कर लो यहां से मैं ना देकर, इससे विद्युत धारा आर्मेचर के अंदर जो उत्पन्न हुई है उसको ना देकर मैं किसी आउटर सोर्स द्वारा विद्युत धारा इसको प्रदान करता, किसी बैटरी द्वारा विद्युत धारा प्रदान करता, तो ये कहलाता हमारा क्या, पृथक उत्तेजित जनित्र। क्या कहलाता, पृथक। मैंने आउटर सोर्स, इसको प्राइम मूवर से घुमाएंगे, जैसे विद्युत धारा दी इसके अंदर से फ्लक्स निकलेगा, और फ्लक्स निकलेगा तो आर्मेचर फ्लक्स को काटेगा, तो यहाँ पर उत्पन्न होगा ईजी। कितना उत्पन्न होगा ईजी वो आपको पता है, 5 ZNP अपॉन 60A अपॉन 60A, इतना ईएमएफ डेवलप होगा यहाँ पर। समझ रहे हैं मेरी बात दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत? तो दो प्रकार के जनरेटर हो गए हमारे, कौन कौन से, इधर देखो। पहला हो सेपरेटली एक्साइटिंग जनरेटर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में लिख देता हूं मैं आप लोगों को, मोस्टली स्टूडेंट्स को, जिसे बोला जाता है पृथक उत्तेजित जनित्र। पृथक उत्तेजित जनित्र किसी बाहरी स्रोत द्वारा जिस जनरेटर को उत्तेजित किया जाता है, जिसके फील्ड को एक्साइट किया जाता है, उसे बोलते हैं पृथक उत्तेजित जनित्र। वह जनित्र जिसमें फील्ड को किसी आउटर सोर्स द्वारा एक्साइट किया जाएगा, किसी बाहरी स्रोत द्वारा उत्तेजित किया जाएगा, उसे हम कहेंगे क्या, पृथक उत्तेजित जनित्र। दूसरा हमारा जो होता है वो होता है सेल्फ एक्साइटिंग जनरेटर, यानी स्वयं उत्तेजित जनित्र। क्या होता है दोस्तों, स्वयं उत्तेजित जनित्र अर्थात सेल्फ एक्साइटिंग जनरेटर। सेल्फ एक्साइटिंग जनरेटर या स्वयं उत्तेजित जनित्र जो होता है, उसमें हम क्या करते हैं, किसी आउटर सोर्स का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो किस तरह से होता है, मैंने आपको पहले भी समझाया, किसी आउटर सोर्स द्वारा इलेक्ट्रिसिटी दी गई, किसको दी गई, फील्ड वाइंडिंग को दी गई। फील्ड वाइंडिंग अपने आप ही बन जाती है। फील्ड वाइंडिंग उसे कहते हैं जिसमें ईएमएफ डेवलप होता है, सॉरी फ्लक्स जनरेट होता है। और यहाँ पर आर्मेचर है, आर्मेचर को हम प्राइम मूवर से घुमाएंगे। आर्मेचर को जब प्राइम मूवर से घुमाएंगे तो उसके अंदर ईजी डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, ईजी। ईजी कितना होता है आपको पता है, 5 ZNP, कल समझाया था 60A, क्या नहीं, ईजी डेवलप होगा। और ईजी जब यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से क्या मिलेगी, हम लोगों को करंट मिलेगी, और करंट मिलेगी, वही करंट किस पे जाएगी, लोड पर जाएगी। यहाँ पर हमारा क्या कनेक्टेड है, लोड रेजिस्टेंस। ये हमारा क्या कहते हैं, फील्ड रेजिस्टेंस, या यहाँ पर फील्ड है। यहाँ पर किसी बैटरी के द्वारा या किसी आउटर सोर्स द्वारा हम लोगों ने क्या दिया, इसको फील्ड करंट दिया। इस तरह के जो जनरेटर होते हैं, इस तरह के जो जनित्र होते हैं, उन्हें बोला जाता है दोस्तों क्या, सेपरेटली एक्साइटिंग जनरेटर या पृथक उत्तेजित जनित्र। दूसरे हमारे जो जनरेटर होते हैं वो कहलाते हैं सेल्फ एक्साइटिंग जनरेटर, जिसमें किसी आउटर सोर्स का प्रयोग नहीं किया जाता, किसी बाहरी स्रोत का प्रयोग नहीं किया जाता। क्या समझ रहे हो आप लोग हैं? एक तो ऐसा है कि खुद ही इलेक्ट्रिसिटी जो डेवलप करता है उसी से ही अपने फील्ड को एक्साइट करेगा। ये ऐसा है कि बाहरी स्रोत का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे मोस्टली आप लोगों ने देखे नहीं होंगे कहीं सेपरेटली एक्साइटिंग जनरेटर। ज़्यादातर हमारे जो बने रहते हैं वो सेल्फ एक्साइटिंग जनरेटर ही होते हैं। सेल्फ एक्साइटिंग जनरेटर भी मैंने आप लोगों को दोस्तों दो प्रकार के बताए थे, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था मैं। कौन कौन से? पहला हमारा जो जनरेटर आप लोगों को बताया मैंने, वो बताया था कि पहला होता है हमारा
स्थायी चुंबक प्रकार। स्थायी चुंबक प्रकार जनित्र जो होता है, स्थायी चुंबक प्रकार जो जनित्र होता है दोस्तों, सबके बारे में एक एक के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। जनित्र जो होता है वो जनित्र सामान्य तौर पर ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज किया जाता है, जिसे आप डायनामो कहते हैं। डायनामो जो होता है वो एक स्थायी चुंबक प्रकार जनित्र होता है जिसमें किसी भी आउटर सोर्स का प्रयोग नहीं किया जाता और ना ही आर्मेचर से उत्पन्न होने वाली फील्ड वाइंडिंग को, आप लोग डायनामो को अगर खोलेंगे तो उसके अंदर कोई फील्ड वाइंडिंग नहीं होती है। सेगमेंट्स होते हैं जो परमानेंट मैग्नेट के होते हैं, ध्यान रखना। और बीच में क्या होता है, आर्मेचर होता है और उस आर्मेचर से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है जो बैटरी चार्जिंग वगैरह के लिए प्रयोग की जाती है। वो स्थायी चुंबक प्रकार होते हैं, ध्यान रखना। किसी आउटर सोर्स नहीं, उसमें हमने क्या कर दिया, फील्ड की जगह स्थायी चुंबक ही लगा दिया कि भाई डायरेक्ट ही हम लोगों को कोई झंझट ही नहीं है कि अब फील्ड में वाइंडिंग शॉर्ट होगी या फिर कोई खराबी आ गई, चुंबक ही रख दो भाई, ऐसे कर दिया उन लोगों ने। अब बात किसकी आती है, दूसरा कौन सा होता है साहब, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप। इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप जिसे कहते हैं, जो हिंदी में कहलाता है विद्युत चुंबक प्रकार। क्या कहलाता है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रकार। अब ज्यादातर जो अल्टरनेटर्स हमारे जो हम लोग यूज लेते, सॉरी डीसी जनरेटर जो यूज लेते हैं वो ऐसे ही लेते हैं। कैसे लेते हैं, विद्युत चुंबक प्रकार के जो जनरेटर होते हैं वो ही सामान्य तौर पर हमारे द्वारा यूज लिए जाते हैं और हम लोग इन्हीं को ही सामान्य तौर पर ज्यादातर प्रयोग करते हैं। ये विद्युत चुंबक प्रकार के जनरेटर होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। अब ध्यान रखना, अब किसके आधार पर इनको डिवाइड किया गया है कि वाइंडिंग्स को आर्मेचर के साथ कैसे जोड़ा गया है। वाइंडिंग्स को आर्मेचर के साथ जोड़ा गया है, उसके आधार पर इन जनरेटरों को हम लोग क्या करते हैं, कई भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है हमारा कौन सा दोस्तों, पहला जो होता है वो होता है सीरीज जनित्र, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं श्रेणी जनित्र। क्या बोलते हैं, श्रेणी जनित्र। दोस्तों मैं एक एक करके सबके बारे में डिटेल्स, अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन की बात चल रही है, इसके वर्गीकरण की बात चल रही है, टाइप्स ऑफ कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ। अभी हम लोग ये भी बात करेंगे कि ये कैसे, कितना ईएमएफ डेवलप होगा, कितना लोड पर करंट मिलेगा, कितना बैक ईएमएफ सॉरी हमारा ईजी होगा, कितना वीएल होगा, कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इन सब की बात करेंगे। तो पहला जनरेटर कौन सा कहलाएगा हमारा दोस्तों, श्रेणी जनरेटर। और दूसरा जनरेटर जो कहलाता है वो कहलाता है दोस्तों शंट जनरेटर। क्या कहलाता है, शंट जनरेटर। श्रेणी का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आर्मेचर के साथ कोई फील्ड वाइंडिंग लगाई गई है और वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में है तो उसे कहेंगे श्रेणी जनरेटर। और अगर वो फील्ड वाइंडिंग लगाई गई है और वो समांतर क्रम में जोड़ दी गई है तो उसे कहेंगे हम शंट जनरेटर। क्या कहेंगे, शंट जनरेटर। श्रेणी क्रम में लगाई गई है तो श्रेणी जनरेटर और समांतर क्रम में लगाई गई है तो उसे कहेंगे शंट जनरेटर। दोस्तों हम ध्यान रखेंगे, एक प्रकार का और जनरेटर होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ही वाइंडिंग से नहीं दो वाइंडिंग कनेक्ट कर दी जाती हैं, श्रेणी भी और शंट में। वो जनरेटर हमारा कहलाता है कंपाउंड जनरेटर। क्या कहलाता है, कंपाउंड। कंपाउंड को हिंदी में बोला जाता है यौगिक जनरेटर। कंपाउंड को कहते हैं दोस्तों यौगिक जनरेटर। बेसिकली कंपाउंड जनरेटर। ये जो जनरेटर होता है, कंपाउंड जनरेटर जो होता है दोस्तों, ये कैसा जनरेटर होता है, ये ऐसा जनरेटर होता है जिसमें सीरीज में भी, आर्मेचर के सीरीज में भी वाइंडिंग को कनेक्ट किया हुआ होता है और आर्मेचर के समांतर में भी वाइंडिंग्स को क्या किया हुआ होता है, कनेक्ट किया हुआ होता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है कंपाउंड। कंपाउंड मतलब दोनों मिश्रित, सीरीज भी है और शंट भी है, तो दोनों बाइंडिंग्स इसके अंदर कनेक्ट की जाती हैं, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, कंपाउंड जनरेटर। याद रखना, आर्मेचर के सीरीज में है तो सीरीज जनरेटर, आर्मेचर के समांतर में है अगर फील्ड वाइंडिंग तो शंट जनरेटर, और आर्मेचर के सीरीज में भी लगाई गई है और एक शंट में भी लगाई गई है तो कहलाएगा कंपाउंड जनरेटर। दोस्तों कंपाउंड जनरेटर जो लगाया गया है, कंपाउंड जनरेटर जो बनाए जाते हैं वो भी मुख्यतः दो प्रकार के बनाए जाते हैं। दो प्रकार के कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, एक होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर,
शंट कंपाउंड जनित्र। क्या होता है शॉर्ट शंट, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना सा याद रखो, शॉर्ट शंट एक एक करके हम लोग सबके बारे में हम लोग बात करेंगे, समझ रहे हो? क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरा एक लेक्चर मुझे इस पे देना पड़ेगा, शॉर्ट शंट पे पूरा एक लेक्चर लॉन्ग शंट पे देना पड़ेगा, सीरीज भी न्यूमेरिकल्स भी इसके करवाएंगे। सिर्फ एक ही दिन में ऐसा नहीं कि सबको मैं पढ़ा सकता हूँ। अभी सिर्फ इतना सा याद रखो कि कंपाउंड जनित्र को दो भागों में बांट दिया गया है, एक शॉर्ट शंट और दूसरा हमारा दोस्तों कहलाता है लॉन्ग शंट। क्या कहलाता है? लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। क्या कहलाता है? लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र। पहला कहलाता है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र और दूसरा दोस्तों क्या कहलाता है? हमारा लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र। थोड़ा सा दोस्तों ऊपर से थोड़ा सा मैं आप लोगों को मिटाकर दोबारा से वहाँ पर समझाऊंगा, क्योंकि अभी टाइप्स ऑफ जनरेटर की अगर बात करें या जनरेटरों के प्रकार की बात करें तो अभी फिनिश नहीं हुए हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? एक बार थोड़ा सा समरी के रूप में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पहला जनरेटर होता है ऐसा जनरेटर जो खुद किसी बाहरी स्रोत द्वारा फील्ड को एक्साइट करता है, उसे बोलते हैं पृथक उत्तेजित जनरेटर। दूसरा जो जनरेटर होता है दोस्तों वो कैसा होता है? जिसमें हम लोग खुद ही हमारा आर्मेचर जो होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है उसी को देखकर हम लोग फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करते हैं, या फिर परमानेंट मैग्नेट, मतलब किसी बाहरी स्रोत का प्रयोग नहीं किया जाता, उसे कहते हैं हम स्वयं उत्तेजित जनित्र। स्वयं उत्तेजित को भी दो भागों में बांट दिया गया है, स्थायी चुंबक प्रकार और हमारा इलेक्ट्रो विद्युत चुंबक प्रकार। दो प्रकार के बांट दिया गया। विद्युत चुंबक प्रकार ही ज्यादातर हम लोग यूज लेते हैं, जो हमारे कैसे होते हैं? श्रेणी, शंट और कंपाउंड। तीन प्रकार के होते हैं विद्युत चुंबक प्रकार, श्रेणी, शंट और कंपाउंड। श्रेणी मतलब आर्मेचर की श्रेणी में जुड़ी रहती है, शंट मतलब अब पढ़ेंगे हम लोग एक एक जनरेटर के बारे में तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आर्मेचर के श्रेणी में जुड़ी रहती है, इट्स मीन श्रेणी जनित्र। आर्मेचर के समांतर में जुड़ी रहती है, इट्स मीन आर्मेचर शंट जनित्र। और अगर दो वाइंडिंग कनेक्ट है, एक श्रेणी में और एक समांतर में, तो क्या कहलाता है? कंपाउंड जनित्र। इनमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला हमारा कहलाता है शॉर्ट शंट, कैसा होता है उसके बारे में बात करेंगे। शंट दूसरा है लॉन्ग शंट, कैसा होता है उसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों को या तो एक समरी के रूप में पढ़ाया जाए या डीपली पढ़ाया जाए। डीपली पढ़ाया जाए तो अलग अलग जनरेटर को हम लोगों को अलग अलग उठाना पड़ेगा ताकि हम लोग उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ सकें। दोस्तों इन यौगिक जनरेटरों में जो आप लोगों को बताया मैंने, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट, इनको प्रत्येक को दो दो भागों में बांटा गया है। एक हमारा जनरेटर होता है, इस कंपाउंड को ही, इस शॉर्ट शंट को भी लॉन्ग शंट को भी डिवाइड किया गया है, अलग अलग दो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला कहलाता है हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर पहला कहलाता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। कम्युलेटिव को हम शायद हिंदी में संचयी बोलते हैं, संचयी यौगिक जनित्र। दूसरा होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र की अगर बात की जाए दोस्तों, तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र में क्या होता है? इसमें सीरीज फील्ड फ्लक्स मुख्य फील्ड फ्लक्स का विरोध करता है और इसमें क्या करता है? सहयोग करता है। तो इसे कहते हैं विभेदी, विभेदी यौगिक जनित्र। क्या कहते हैं दोस्तों? विभेदी यौगिक जनित्र। ध्यान रखना, अगर सहयोग कर रहा है, इसमें क्या होता है? टोटल फील्ड फ्लक्स जो होता है वो सीरीज फील्ड फ्लक्स और शंट फील्ड फ्लक्स दोनों के योग के बराबर होगा। और इसमें जो हमारा जो होगा टोटल फील्ड फ्लक्स होगा वो शंट फील्ड फ्लक्स माइनस सीरीज फील्ड फ्लक्स होगा। तो विभेदी यहां पर सीरीज फील्ड फ्लक्स इसका विरोध करेगा तो दोनों के डिफरेंस के बराबर हमारा फ्लक्स मिलेगा,
और इसमें क्या होता है, टोटल फील्ड फ्लक्स क्या होता है, बढ़ता है। कहने वाला सीरीज फील्ड फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो टोटल फील्ड फ्लक्स में वृद्धि होगी, इसमें सीरीज फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा तो टोटल फील्ड फ्लक्स में कमी आएगी। ध्यान रखना इस चीज का। इसमें क्या होता है, लोड बढ़ता है तो करंट बढ़ता है, तो करंट सीरीज में। अब डिटेल्स में वहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर बोलूँगा तो वो चीज़ आप लोगों को समझ से परे हो जाएगी, क्योंकि हम लोग डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना के फिर हम लोग बात करेंगे, तो वो अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आने लगेगी। तो शायद आप लोगों ने एक समरी के रूप में अभी बात कर लेता हूँ कि हम लोगों ने जो देखा वो सीरीज, शंट और कंपाउंड देखा। शंट में समांतर में, सीरीज में श्रेणी में, और कंपाउंड में क्या होता है, श्रेणी समांतर दोनों में लगी रहती है। एक शॉर्ट शंट होता है, लॉन्ग शंट होता है, जिन्हें भी दो भागों में बांटा गया है, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। ध्यान रखना दोस्तों, वोल्टेज के आधार पर या वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन के आधार पर भी हम इन जनरेटर को 2-3 भागों में बांट देते हैं। उनके नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डिस्कस हम लोग जैसे जैसे टाइप्स ऑफ जनरेटर के बारे में पढ़ते रहेंगे, डिस्कस उसके बारे में हम लोग करते रहेंगे। दोस्तों, जो कहा जाता है, एक होता है लेवल कंपाउंड जनरेटर। क्या होता है, लेवल कंपाउंड जनरेटर। ऐसे जनरेटर में क्या होता है, लोड बढ़ने के साथ साथ वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। लोड अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो ऐसे जनरेटर जो लेवल कंपाउंड जनरेटर होते हैं, उनमें लोड बढ़ाने के साथ साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा दोस्तों जो होता है वो होता है अंडर कंपाउंड जनरेटर। अंडर कंपाउंड जनरेटर। अंडर कंपाउंड जनरेटर दोस्तों नाम से पता लग रहा है, अंडर मतलब कि लो होगा। जैसे जैसे ऐसे कंपाउंड जनरेटरों में या ऐसे जनरेटरों में जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते हैं, जैसे जैसे लोड बढ़ाते हैं, उसका क्या होता जाता है, हमारा अंडर कंपाउंड जनरेटर में जैसे जैसे लोड बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे ही हम लोग क्या देखेंगे, उसका वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेवल कंपाउंड जनरेटर को और क्या कहते हैं, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर भी बोलते हैं। फ्लैट कंपाउंड जनरेटर भी कहा जाता है इसे। फ्लैट कंपाउंड जनरेटर भी हमारा किसको कहा जाता है, लेवल कंपाउंड जनरेटर को कहा जाता है। तीसरी अगर बात करेंगे तो तीसरा जनरेटर जो होगा, तीसरा जनरेटर वो होगा ओवर कंपाउंड जनरेटर। ओवर कंपाउंड जनरेटर। ओवर कंपाउंड जनरेटर की अगर बात करें तो ऐसे जनरेटर जो होते हैं, ओवर कंपाउंड जनरेटर जो होते हैं, वो उनमें क्या होता है, लोड बढ़ने के साथ साथ वोल्टेज में इंक्रीजमेंट होता है। लोड बढ़ने के साथ साथ वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता है। बेसिकली ऐसा होता नहीं है, सामान्य तौर पर बात करें तो हम लोग डिस्कस करेंगे सबके बारे में, कौन सा ओवर होता है, कौन सा अंडर होता है, कौन सा लेवल होता है। लेवल हमारा फिक्स वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है बेसिकली देखा जाए तो। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब आगे सबके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को शायद कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आप लोगों ने क्लासिफिकेशन इसका देखा, वर्गीकरण देखा कि डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं, और अब बात करेंगे कि डीसी जनरेटर जो प्रकार के होते हैं उनमें कैसे कैसे हम लोग ईएमएफ डेवलप होता है, कितना लोड पर वोल्टेज मिलता है, क्या होता है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने आपको कौन सा जनरेटर बताया था, क्यों फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट जो जनरेटर बताया था वो क्या नाम था उसका नाम था दोस्तों सेपरेटली एक्साइटिंग जनरेटर। एक्साइटेड जनरेटर, जिसे कहते हैं हिंदी में पृथक उत्तेजित जनरेटर। कोई दिक्कत? पृथक उत्तेजित जनरेटर बताइए कैसे कहते हैं पृथक उत्तेजित जनरेटर। वे जनरेटर जिसमें किसी आउटर सोर्स का प्रयोग करके, किसी बाहरी स्रोत का प्रयोग करके हम फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करते हैं, बाहरी स्रोत का प्रयोग करके फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करते हैं, उसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है, पृथक उत्तेजित जनरेटर कहा जाता है। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी आउटर सोर्स का प्रयोग करते हैं और उस आउटर सोर्स का प्रयोग करके ही फील्ड वाइंडिंग को क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं, उत्तेजित करते हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया था, इसमें क्या होता है, किसी आउटर सोर्स का प्रयोग किया जाता है इस तरह से, और आउटर सोर्स का प्रयोग करके इस फील्ड को क्या किया जाएगा,
एक्साइट किया जाएगा, उत्तेजित किया जाएगा। समझ मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यहां पर ये आर्मेचर कनेक्टेड है, कोई दिक्कत? यहाँ पर आर्मेचर को हम किससे घुमाते हैं? आर्मेचर को जिससे घुमाते हैं उसे बोलते हैं प्राइम मूवर। क्या बोलते हैं? मैंने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था। क्या बोलते हैं? प्राइम मूवर। और आर्मेचर में जब हमारा घूमेगा तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा? ईजी। क्या उत्पन्न होगा? ईजी। आर्मेचर के अंदर कुछ रेजिस्टेंस होता है क्या? जैसे बोलते हैं आर ए। क्या बोलते हैं दोस्तों? आर ए। देखो यहाँ पर वी एल वोल्टेज मैंने अप्लाई किया, वो वी एल वोल्टेज कहाँ गया? फील्ड पर गया, तो जैसे कहेंगे आई एल। और यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है इसका? आर एफ, जिसे कहते हैं फील्ड रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसे? फील्ड रेजिस्टेंस। आपको पता है फील्ड वाइंडिंग के अंदर जैसे ही हमारी करंट जाएगी उसके अंदर फ्लक्स उत्पन्न होने लगेगा, और उस जो फ्लक्स निकलेगा उस फ्लक्स को जब आर्मेचर घूमेगा तो काटेगा, और आर्मेचर जैसे ही उसको काटता है तो आर्मेचर के अंदर ईएमएफ डेवलप होने लगता है। दोस्तों ये ईएमएफ जो डेवलप होगा वो कितना होगा? वो ईएमएफ जो डेवलप होगा वो जिसे कहेंगे ईजी। क्या कहेंगे दोस्तों? ईजी। ये ईएमएफ डेवलप होगा वो होगा फाई जेड एन पी अपॉन 60A, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। और ध्यान रखना इसमें से डेवलप होने के बाद जो करंट डेवलप होगी वो करंट कहाँ जाएगी? लोड पर जाएगी, और यहाँ पर मिलने वाला लोड वोल्टेज क्या कहलाता है? VL। क्या कहलाता है दोस्तों? अब देखो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो क्या है कि यहाँ पर आप लोगों को इस आर्मेचर के अंदर जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है उसके अंदर से फील्ड वाइंडिंग के अंदर कोई नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं जा रहा। तो फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो लॉसेज होंगे वो डेवलप होने वाली ईएमएफ में से नहीं होंगे। वो ध्यान रखना, हम लोग किसी आउटर सोर्स द्वारा विद्युत धारा दे रहे हैं तो वो आउटर सोर्स द्वारा जो विद्युत धारा प्राप्त हो रही है वही इसको मिल रही है, और किसी बाहरी स्रोत द्वारा अलग से यहाँ पर कोई भी लॉसेज बाहरी स्रोत द्वारा देने की वजह से इसके अंदर फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो लॉसेज होंगे वो इन लॉसेजों के अंदर क्लोड नहीं होंगे जो जनरेटर उत्पन्न कर रहा है उनमें से हुए हों। ध्यान रखना इस चीज़ का, समझ रहे हैं मेरी बात? तो हम लोगों को पता है कि VL कितना होगा यदि पूछा जाए। RA क्या है? यहाँ पर RA की अगर बात की जाए तो आर्मेचर का प्रतिरोध है। क्या है? आर्मेचर का प्रतिरोध। ध्यान रखना कहाँ पर है वह प्रतिरोध? आर्मेचर के अंदर। और IA की अगर बात की जाए तो ये है आर्मेचर में धारा। क्या है? आर्मेचर में धारा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि आर्मेचर के अंदर प्रतिरोध भी है और आर्मेचर के अंदर क्या है? करंट भी है, जिसे IA द्वारा दर्शा रहे हैं हम लोग। तो अगर किसी प्रतिरोध के अंदर अगर कोई करंट फ्लो हो रही है, किसी प्रतिरोध के अंदर कोई करंट प्रवाहित हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि उस प्रतिरोध के अंदर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है। होता है क्या? होता है क्या? उस प्रतिरोध के अंदर क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप होता है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा? वो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो कितना होगा, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है वो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो होगा IA इंटू RA, क्योंकि कहीं पर भी खर्च वोल्टेज की जो वैल्यूएशन होती है वो I इंटू R के मल्टीप्लाई में होगी। कितनी होगी? I इंटू R के मल्टीप्लाई में होगी। I इंटू R के मल्टीप्लाई में होगी। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो हमारा खर्च होगा वो कितना होगा? IA इंटू RA। कितना होगा? IA इंटू RA। कोई दिक्कत? किसी को भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताइए, अगर इसमें कोई समस्या आ रही हो तो बताइए। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आर्मेचर पर जो खर्च वोल्टेज रहेगा वो कितना होगा? तो आप कह सकते हैं आर्मेचर पर खर्च वोल्टेज IA इंटू RA होगा। खर्च किस में से हुआ? जो उत्पन्न हुआ उसी में से तो खर्च हुआ है। अदरवाइज हम लोग आर्मेचर को कोई आउटर वोल्टेज तो दे नहीं रहे। जो जनरेट हुआ है वोल्टेज वही वोल्टेज आर्मेचर के अंदर उसी में से कुछ वोल्टेज खर्च हो गया। किसके कारण? एक बात ध्यान रखना, बैटरी के अंदर जो EMF डेवलप होता है तो बैटरी के अंदर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसे बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। जब हम लोड कनेक्ट करते हैं, बैटरी के ऊपर कोई लोड कनेक्ट करते हैं तो बैटरी के अंदर धारा बहने लगती है। जब धारा बहने लगती है तो हम ये देखते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध के कारण भी अब बैटरी के अंदर कुछ वोल्टेज खर्च हो जाता है।
तो वोल्टेज जो बैटरी के अंदर होता है और जो लोड पर वोल्टेज मिलता है उसमें कुछ डिफरेंस रहता है। वो डिफरेंस कितना रहता है, जितना आप लोगों के उस बैटरी के अंदर आंतरिक प्रतिरोध के कारण वोल्टेज खर्च हुआ है। टर्मिनल वोल्टेज कम मिलेगा, हमेशा ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, इसी प्रकार से आर्मेचर के अंदर जितना ईएमएफ डेवलप होगा वो पूरा का पूरा ईएमएफ हमारे लोड पर नहीं मिल पाता है। जितना आर्मेचर के अंदर ईएमएफ डेवलप होता है या आप कह सकते हो वोल्टेज डेवलप होता है, वो पूरा का पूरा लोड पर नहीं मिल पाता है। आर्मेचर की वाइंडिंग्स का कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसे कहते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस। कितना होता है, मोस्टली आप कह सकते हैं मोस्टली 1 ओम के करीब आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है। लेकिन अलग अलग प्रकार के जनरेटरों की अगर बात करते हैं तो उनमें अलग अलग रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए डीसी मोटर के आर्मेचर, डीसी जनरेटर के आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आप बोलोगे 1 ओम। कितना होता है दोस्तों, 1 ओम। तो ध्यान रखना, उस रेजिस्टेंस के कारण कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है और वो ड्रॉप हो जाता है, मान के चलो आर्मेचर के अंदर सपोज कर लो एग्जांपल के तौर पर 100 वोल्ट जनरेट हुआ। कितना जनरेट हुआ, 100 वोल्ट जनरेट हुआ। क्या, ईजी। क्या जनरेट हुआ, ईजी। मैंने कहा आर्मेचर के अंदर वोल्टेज क्या होता है, ईजी। मान के चलो वो 100 वोल्ट जनरेट हुआ। सपोज कर लो एग्जांपल के तौर पर बात कर रहे हैं हम, तो कितना वोल्टेज डेवलप हुआ, 100 वोल्ट। आर्मेचर में धारा भाई, तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस के कारण मैं कहता हूं कि आर्मेचर के अंदर कुछ खर्च हो गया। कितना खर्च हो गया, IA इंटू RA। मान के चलो वो IA इंटू RA जो खर्च हुआ है वो मान के चलो 20 वोल्टेज है। कितना खर्च हुआ, 20 वोल्ट। किस में से खर्च हुआ है, जो उत्पन्न हुआ उसी में से, जो जनरेट हुआ है ईएमएफ उसी में से कुछ वोल्टेज खर्च हुआ है। वो खर्च वोल्टेज क्या है, IA इंटू RA, जो ईजी में से ही खर्च हुआ है। और ईजी में से जो खर्च हुआ है, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अब बचा कितना हमारे पास, जो वोल्टेज बचा है वो आप लोग कैसे निकालोगे, जो खर्च वोल्टेज हुआ है उसको उत्पन्न होने वाले वोल्टेज में से घटा दोगे। तो आप कहोगे सर हमारे पास जो वोल्टेज बचा है वो 80 वोल्ट बचा है। कितना बचा है, 80 वोल्ट। वो 80 वोल्टेज ही हमें कहाँ मिलेगा, इस लोड पर मिलेगा। वो 80 वोल्टेज ही क्या मिलेगा। अगर बीच में कोई और वाइंडिंग्स होती तो वहाँ पे भी खर्च होता, या वाइंडिंग्स होती तो रेजिस्टेंस होता तो वहाँ पे भी खर्च होता। लेकिन यहाँ पर और कोई वाइंडिंग्स नहीं है। ये इसकी अगर बात करते हैं तो ये पृथक है बिल्कुल ही। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो वोल्टेज आप लोगों को मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, जो खर्च हुआ है उस वोल्टेज को उत्पन्न होने वाले वोल्टेज में से घटा दीजिए, बाकी का हम लोगों को मिलने वाला वोल्टेज जो लोड वोल्टेज है वो मिल जाएगा। मैं आपसे कहूँगा कि VL जो वोल्टेज आप लोगों को मिलेगा वो कैसे प्राप्त कर लोगे, आप बताइए। अब आप लोगों ने समझा इतना, VL जो प्राप्त हुआ है वो कैसे निकालोगे। उत्पन्न होने वाला वोल्टेज क्या है, ईजी वोल्टेज है। उत्पन्न होने वाला वोल्टेज क्या है, ईजी। ईजी मतलब जनरेट ईएमएफ, ईजी मतलब जनरेट ईएमएफ। जनरेट का मतलब होता है उत्पन्न होने वाला वोल्टेज। ईजी कितना है, ईजी माइनस जो खर्च हुआ है। खर्च कितना हुआ है अभी बताइए आप लोग, खर्च कितना हुआ है, कहां पर खर्च हुआ है, आर्मेचर में। कहां पर खर्च हुआ है, आर्मेचर में। तो कितना खर्च हुआ है बताइए, फटाफट बताइए। आर्मेचर में जो खर्च हुआ है दोस्तों वो खर्च हुआ है IA इंटू RA। कितना खर्च हुआ है, IA इंटू RA। तो वो IA इंटू RA आप लोगों ने इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और हम लोगों के पास क्या मिल गया, VL। अब ध्यान रखना दोस्तों, कुछ चीज़ मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जिन चीज़ों को हम लोग कहीं नहीं, मोस्टली नहीं पढ़ते हैं। हम लोग बेसिकली फार्मूला जो पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फार्मूला सिर्फ यही है। कुछ चीज़ें हम लोगों ने क्लूड की, हम लोगों ने क्लूड नहीं की है, वास्तविकता में ऐसा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उन चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं। अगर कभी आपको पता है आर्मेचर का वोल्टेज जो होता है वो उत्पन्न होने वाला वोल्टेज है और उसमें से कुछ खर्च हुआ, कितना, IA इंटू RA। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये दो चीज और लगी हुई है यहाँ पर, इन्हें कहते हैं ब्रुश। जब डायरेक्टली आप लोगों को कभी कभार ब्रुश रेजिस्टेंस या ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप नहीं दे रखा होता है तो बेसिकली ब्रुश कह सकते हैं हम लोग आर्मेचर का भी पार्ट्स हो सकता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप और दे दिया जाता है। और अगर आपको ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप दिया, मैंने कहा 20 इसमें से आर्मेचर में खर्च हुआ, और मैंने कहा प्रति ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप 1 वोल्ट है, तो कितनी ब्रुश लगी हुई हैं, 1 और 2। एक ब्रुश इधर, एक ब्रुश पॉजिटिव टर्मिनल की, दूसरी नेगेटिव की, तो 2 ब्रुश लगी हुई हैं। 2 ब्रुश लगी हुई हैं तो कितना हो गया, प्रति ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 1 वोल्ट। तो 2 ब्रुश का वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। 2 ब्रुश का वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट।
तो बताइए वो वोल्टेज ड्रॉप हुआ मतलब वोल्टेज खर्च हुआ है, वो तो उसी में से खर्च हुआ ना जो उत्पन्न हुआ। तो पहली बात तो कहाँ खर्च हो गया, आर्मेचर में। दूसरा कहाँ खर्च हो गया, ब्रोशो पर। तो जो खर्च हुआ है तो वो तो घटेगा ही, सिंपल सी बात है। आज मैंने 100 रुपये कमाए, अगर 10 मैंने खाने में खर्च किए, 5 मैंने चाय में खर्च किए, बचे कितने, तो दोनों के घटाओगे ना आप लोग, बस बात वही है। यहाँ पर अगर बात करते हैं हम ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप की, तो 2 और घटा दिया मैंने, ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप और घटा दिया, तो हमारा कितना खर्च हो गया, 22। तो बचेगा कितना बताओ, बचेगा कितना दोस्तों, 78 वोल्ट बचा। तो कहने मतलब आप लोगों ने ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप को भी आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अगर दे रखा है तो आप लोग क्या करोगे, ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप को भी आप माइनस करोगे, ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप को भी आप क्या करोगे, ड्रॉप को भी आप लोग क्या करोगे, माइनस करोगे। तब जाके आप लोगों को क्या मिल पाएगा, लोड वोल्टेज या फिर हमारा वोल्टेज जो हमारे लोड पर प्राप्त हुआ है वह मिल पाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। अब किसी को कोई प्रॉब्लम्स हो, किसी को कोई दिक्कत हो, तो हम लोग वापस से आप लोग रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हो। अगर कभी ऐसा पूछ लिया जाए, मैंने आपसे कभी ऐसा कह दिया कि भाई ये लोड पर मुझे वोल्टेज है VL, मैंने कहा किसी जनरेटर के लोड पर वोल्टेज मिल रहा है VL वोल्टेज, और आप लोगों को यहाँ पर पता रहे कि आर्मेचर में कुछ खर्च हुआ है। चलो मैंने आपसे कह दिया कि लोड पर मुझे 78 वोल्टेज मिला, मैंने कहा आर्मेचर पर 20 वोल्टेज खर्च हो गया, समझ रहे मेरी बात, और ब्रुश में 2 हो गया। तो आप लोग उत्पन्न याद कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। उत्पन्न वोल्टेज कैसे याद करोगे, अगर ईजी याद करना चाहूँ यहीं से फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, ईजी अगर याद करना चाहूँ तो क्या होगा, बाकी की जो चीज़ें हैं वो पक्षांतरण हो जाएंगी, VL पक्षांतरण होंगे तो यहाँ माइनस था, इधर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, IA इंटू RA प्लस ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप, क्या कहेगा, ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप, ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप, इस तरह से याद कर सकते हो। ब्रुश पर वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, मतलब कहने का मतलब VL में जोड़ते जाओ। पहले क्या किया, EG उत्पन्न हुआ, 100 उत्पन्न हुआ, 20 यहाँ खर्च हुआ, 2 खर्च हुआ, 78 मिला। मैंने कहा उत्पन्न कितना हुआ, 78 प्लस 2 प्लस 20 बराबर 100। तो हम लोग, मैंने बोला यार हर चीज को वापस से याद करना चाह रहे हो तो जोड़ते चलो, और आप लोग प्राप्त करने वाला वोल्टेज आप देखना चाह रहे हो तो क्या कर दे, घटाते हुए चलो। किसी को कोई प्रॉब्लम, आप लोग को लॉसेज कितने हुए, लॉसेज होते हैं कॉपर लॉसेज। कॉपर लॉसेज की अगर बात करें तो कॉपर लॉसेज क्या होते हैं, पावर का लॉसेज होता है, ध्यान रखना। कॉपर लॉसेज इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर जो वोल्टेज खर्च हुआ है, वोल्टेज खर्च हुआ है तो पावर तो लॉसेज हुई है, सिंपल सी बात है। पावर लॉसेज कहाँ होती है, जहां रेजिस्टेंस होता है। तो आर्मेचर पर जो कॉपर लॉसेज हुए हैं, पावर लॉसेज या कॉपर लॉसेज जो हुए हैं हमारे पास, कॉपर लॉसेज जो हुए हैं कितने हुए हैं, आर्मेचर पर कॉपर लॉसेज होते हैं, कॉपर लॉसेज का सूत्र होता है I²R। तो आर्मेचर पर होगा, आर्मेचर पर धारा का स्क्वायर इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो ये आर्मेचर पर कॉपर लॉसेज हो गए आप लोगों के सामने। आर्मेचर पर कॉपर लॉसेज कितने होंगे, IA²RA, क्या नहीं, कहीं पर भी निकाल लो भाई, वहां पर धारा दे रखी है तो उसका स्क्वायर करके रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, कहाँ दिक्कत आ रही है आप लोगों को। तो आर्मेचर का आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। उसके बाद कौन से लॉसेज होते हैं, फील्ड कॉपर लॉसेज भी होते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पर, है फील्ड कॉपर लॉसेज होते हैं या ब्रुश कॉपर लॉसेज भी होते हैं, तो अगर दे रखे हैं तो उनको क्लूड करो। फील्ड कॉपर लॉसेज की अगर बात करते हैं तो फील्ड तो यहाँ पर तो सेपरेटली एक्साइटिंग जनरेटर है, उनमें से नहीं हुए, कहाँ से हुए, किसी आउटर सोर्स द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी दी गई है उसमें से हुआ। तो बेसिकली अगर बात करें हम लोग उत्पन्न पावर और प्राप्त पावर के अंदर लॉसेज का डिफरेंस देखेंगे तो फील्ड कॉपर लॉसेज क्लूड नहीं होते हैं। डेवलप्ड कितनी हुई है पावर, आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि उत्पन्न पावर क्या होगी। तो उत्पन्न कहाँ हुई है ये देखो ना, सबसे पहले उत्पन्न कहाँ पर हुई है, आर्मेचर में तो उत्पन्न हुई है मेरे भाई। इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कहाँ होती है, किसी आर्मेचर में, किसी डीसी जनरेटर के आर्मेचर में इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ऐसा तो नहीं है लोड पर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी। आर्मेचर घूमेगा तो आर्मेचर के अंदर ही तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। कितनी होती है, क्या होता है पावर का सूत्र, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई इंटू कॉस फाई। कॉस फाई की यहाँ बात ही नहीं करेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि डीसी मशीन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम पावर की बात करते हैं तो पावर क्या होती है, EG इंटू आई ए, क्या होती है, EG इंटू आई ए, EG इंटू आई ए पावर, मतलब जनरेट EMF और डेवलप्ड
ईएमएफ इंटू करंट, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डेवलप्ड पावर। डेवलप्ड पावर जो होगी, पावर जो जनरेट हो रही है वो ईजी इंटू आई हो रही है। क्या हो रही है, ईजी इंटू आई है हमारी, क्या हो रही है, पावर डेवलप हो रही है। इतनी पावर हम लोगों को प्राप्त उत्पन्न हो जाएगी। प्राप्त होने वाली पावर जो होगी वो अलग होगी। प्राप्त क्या पावर, अगर हम डिलीवर्ड पावर की बात करें या प्राप्त होने वाली पावर की बात करें, प्राप्त पावर की अगर बात करेंगे तो प्राप्त कहाँ होगी, प्राप्त होगी लोड पर। तो लोड पर ये देखो, लोड पर वोल्टेज कितना है, लोड पर करंट कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो लोड पर प्राप्त होने वाली पावर हम लोगों को प्राप्त हो जाएगी। लोड पर कितना वोल्टेज है और लोड पर कितना करंट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। लोड पर वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपके पास मिलने वाली क्या होगी, डिलीवर्ड पावर। डिलीवर्ड पावर जो होगी, लोड पर मिलने वाला वोल्टेज कितना है, VL, और लोड पर मिलने वाला करंट कितना है, IL। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, डिलीवर्ड पावर। डिलीवर्ड पावर को बोलते हैं क्या, डिलीवर्ड पावर को क्या बोला जाता है, डिलीवर्ड पावर को प्राप्त पावर कहते हैं। डिलीवर्ड मतलब जो हमने डिलीवर्ड हुई है या लोड पर जो प्राप्त हुई है, दोनों को। अब ऐसे मान के चलो यहाँ पर VL और IL हम लोगों को प्राप्त कर लिया तो पावर निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ये बताओ, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर बता सकते हैं आप लोग। यहाँ पर अगर कहूँ मैं कि खर्च कितनी हुई, खर्च पावर की अगर बात करेंगे तो आपको पता हो उत्पन्न हुई है उसमें से जो प्राप्त हुई है उसको घटा देंगे। मान के चलो हमारे पास 1000 वाट जनरेट हुई, 1000 वाट की पावर डेवलप हुई है और 1000 वाट की पावर में से 200 वाट की पावर क्या होगी, खर्च होगी। तो बची कितनी, 800 वाट। हम लोगों के पास जो लोड पर मिलेगी पावर वो 800 वाट ही तो मिलेगी, या ज़्यादा मिल जाएगी या कम मिल जाएगी। तो पावर जो मिली है वो कितनी मिली है, 800 वाट। पावर जो मिली है वो कितनी मिली है, 800 वाट। कौन कैसे निकाली आप लोगों ने, खर्च जो है वो घटा दी। किस में से घटा दी, जो उत्पन्न हुई है। मान के चलो 1000 वाट आप लोगों ने 1000 रुपये कमाए, 200 खर्च किए तो बच्चे कितने, 800। खर्च कहाँ हुआ, यहाँ कॉपर लॉसेज के रूप में। ध्यान रखना इसके अंदर अभी जब तक प्राप्त हुई है तब उत्पन्न होने से लेकर प्राप्त होने तक सिर्फ कॉपर लॉसेज ही होते हैं। अगर हम बात करें मैकेनिकल लॉसेज की, यांत्रिक लॉसेज की या आयरन लॉसेज की, वो पहले हो जाते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, उससे पहले ही हो जाते हैं। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होने से पहले ही वो लॉसेज हो जाते हैं। आप लोगों को इस चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हाँ अभी ऐसी बात है कि आप लोग सिर्फ क्या करेंगे। अगर जब ऐसी बातें होती है, हाँ दूसरी तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हैं प्राप्त पावर। उत्पन्न पावर हुई है उसमें से इसको घटा दो आप लोग, किस में से, IA²RA जो आप लोगों का खर्च हुआ है, कॉपर लॉसेज टोटल हुए हैं उनको भी घटा के प्राप्त कर सकते हो। ध्यान रखना कैसे भी प्राप्त कर लेना, चाहे कॉपर लॉसेज के रूप में प्राप्त कर लेना, चाहो तो ऐसे उत्पन्न में से प्राप्त घटाकर भी कॉपर लॉसेज को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि खर्च पावर जो होती है यहाँ पर वो किस में के रूप में होती है, कॉपर लॉसेज के रूप में ही। एक एग्जाम्पल देके मैं आप लोगों के सामने उस चीज़ को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपके सामने कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर समस्या होती है फिर एक बार देखिएगा रिवाइंड करके और वो समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर भी होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जब आप लोगों को लेक्चर लिया जाएगा तो उसमें उस चीज़ को क्या कर दिया जाएगा, रिवाइंड कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। और दोस्तों आपको बता दे रहा हूँ अभी थोड़ा कि आप लोगों की ऐप पर क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। ऐप पर जो क्लासेज हैं उसका शेड्यूल मैंने आप लोगों को शायद बताया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को शेड्यूल बता देता हूँ। ऐप पर जो क्लासेज का शेड्यूल है वो ऐप पर क्लासेज का शेड्यूल है, रिकॉर्डेड क्लासेज आप लोगों को उसके ऊपर डाली जाएंगी और उसके बाद लाइव क्लासेज भी उसके अंदर होंगी। तो ऐप पर जो आप लोगों को क्लासेज हैं वो डाल दी गई है। बेसिकली अभी जो SRTC से पढ़ के गए वो स्टूडेंट्स, उनके लिए सिर्फ 999 रुपये के अंदर वो आप लोगों को कोर्स अवेलेबल होगा। 999 के अंदर कोर्स अवेलेबल होगा जिसमें आप प्रोमो कोड लगाकर वो 999 में कर सकते हैं परचेज। बेसिकली अगर जो उसकी चार्जेस की बात करें तो हम लोगों को 1500 रुपये उसका चार्जेज अभी रखा गया है, जिसमें से आप प्रोमो कोड के द्वारा उस 500 रुपये का डिस्काउंट पाकर आप लोग 999 रुपये में उसको परचेज कर सकते हैं। 999 सिर्फ 15 स्टूडेंट्स के लिए। स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट्स जो होते हैं, 50 स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ही ये होगा। बाकी का फीस आप लोगों की 2000 रुपये रहेगी। इसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, लेक्चर लगभग 200 आवर का कोर्स मिलेगा। कितना मिलेगा, लगभग 200 आवर का कोर्स मिलेगा आप लोगों को। इसके अलावा डेली पर डे लाइव आकर आप लोगों को क्लासेस दी जाएगी
ध्यान रखना SRTC ऐप पर जैसे ही बैच चालू होगा आपका बैच डेवलप कर दिया जाएगा और उस बैच पर आप लाइव आकर डाउट क्लियरेंस और क्लासेज ले सकते हैं। डाउट क्लियरेंस और क्लासेज ले सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहेगी कि सर रिकॉर्डेड क्लासेज है, क्योंकि लाइव भी मैं डेली लूँगा। तो 200 का मतलब नहीं हुआ ये आप लोगों का कोर्स या आपको कोर्स जो प्रोवाइड करवाया जाएगा वो लगभग 300 350 घंटे तक हो जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेज के अलावा मैं आपको लाइव क्लासेज भी प्रदान कराऊंगा। लाइव क्लासेज भी आप लोगों को दी जाएगी। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ऐसी कोई समस्या आप लोगों के सामने आएगी नहीं कि आप लोगों को किसी में कोई डाउट से रह जाए। तो समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने आएगी नहीं। बाकी का हम लोग कल इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह पढ़ के और आगे डिस्कस करेंगे। कल के लिए तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इसको आगे दोस्तों तक भेजो अगर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। आप लोग पुराने स्टूडेंटों का सहयोग बहुत अनिवार्य है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक इसको भेजो और अगर अच्छा लगा है आप लोगों को वीडियो, आप लोगों को लगता है ये यूजफुल है, तो अपने फ्रेंड्स तक इसको भेजो। धन्यवाद दोस्तों।